गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 88 और आज तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2023 और आज वार है मंगलवार। तो हम बजरंगबली से निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जॉब लगे। और आज हम करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। हमारे को पेंसिल के बदले पेन क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि अब हमारी जो गलतियां हैं उनको मिटाना आसान नहीं है। और ये हम समझ जाए तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि दोस्तों पेंसिल के बदले हमारे को पेन दिया गया है और जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना ही बहुत ही बढ़िया है। अब हमारे पास टाइम कम है और इस समय की हमारे को कदर करनी है। अगर हमने समय की कदर नहीं की तो समय भी अपनी कोई कदर नहीं करेगा। जो ये समय चल रहा है इसको न तो मैं रोक सकता हूँ, न आप रोक सकते हैं, न दुनिया में कोई भी इंसान इस समय को रोक सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ आप समय के साथ में समझ जाए और अपनी सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में यूएस के विदेश मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसने किया है? अभी हाल ही में ये किया है निखिल डे को। एक सेकंड दोस्तों, मैं मार्कर सेलेक्ट कर, एक सेकंड, हाँ ये लो हो गया। तो ये अभी हाल ही में निखिल डे को दिया गया है जो कि भारतीय हैं। ये निखिल डे आपके सामने। अभी ये पुरस्कार करीबन 11 व्यक्तियों को दिया गया है जिनकी फ़ोटो आपके सामने है और इसके अंदर एक अपना भारतीय है जिसका नाम है निखिल डे। इनको किस लिए दिया गया? दो ये अपना भारत में राजस्थान के अंदर जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है उसके ये को फाउंडर है, उसके ये अध्यक्ष है और इनको अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये जो राजस्थान में जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? 1990 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी जो चैंपियनशिप अवार्ड है ये यूएसए में प्रदान किया जाता है और 11 व्यक्तियों को दिया गया जिनके अंदर अपना भारत का एक व्यक्ति है, उसका नाम है निखिल डे, जो कि ये यूएस के विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में ये भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप के लिए इन्हें दिया है। जो भ्रष्टाचार रोधी गतिविधि हैं उनके अंदर शामिल हुई है ये और भ्रष्टाचार के विरोध इन्होंने आंदोलन किया है। अच्छा, ये अवार्ड कब का है? तो 2021 से ये अवार्ड शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार रोधी अवार्ड है ये 2021 से शुरू हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो शीतल देवी है ये अपन ने कहीं ना कहीं सुना है ये वर्ड। तो ये शीतल देवी कौन है? तो ये शीतल देवी है, इसको अभी एशिया युवा एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये इन्हीं को दिया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया? ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया। ये हमने कल ही पढ़ा था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया। एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया एथलेटिक्स ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो ये अभी हाल ही के अंदर यूएई के अंदर प्रारंभ की है और यूएई के अंदर ही अभी हाल ही में COP28 हो रहा था। तो COP की फुल फॉर्म हो गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और COP28 कहाँ पर हो रही है? यूएई के अंदर हो रही है। अच्छा, COP1 कहाँ पर हुई थी? वो बर्लिन के अंदर हुई थी। और COP8 कहाँ पर हुई है? तो वो भारत के अंदर हुई है, 2002 के अंदर हुई है। और बर्लिन वाली 1995 के अंदर हुई थी। और COP27 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर 2022 में हुई है। अच्छा, COP15 कहाँ हुई है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं अब जो अभी हाल ही में ये ग्रीन राइजिंग पहल है ये किस लिए स्टार्ट हुई? जो यूथ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है। जो कि जो ग्रीन हरित पहल है उसके अंदर युवा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले, युवाओं को अट्रैक्शन करने के लिए उनको ग्रीन जो पहल है इसके अंदर भागीदारी लेने के लिए युवाओं को लिए बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट की गई है जो ग्रीन राइजिंग पहल है। किसने स्टार्ट की? तो एक तो भारत ने स्टार्ट की है, एक ये यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है यूनिसेफ का
फुल फॉर्म होगी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 के अंदर। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने निर्धारित की है? तो ये अभी हाल ही में 6.5% निर्धारित की है, जो कि रेपो दर अभी हाल ही में निर्धारित हुई है। और ये रेपो दर है वो एक साल में 6 बार होती है, यानी 2 महीने में एक बार रेपो दर निर्धारित की जाती है। और जो ये रेपो दर निर्धारित की गई है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कि एमपीसी है। एनपीसी का मतलब हो गया मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 के अंदर मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई है। और कौन सी समिति के द्वारा हुई है? ये कमेटी है उर्जिल पटेल कमेटी, उसके द्वारा मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई है, जो कि 2016 के अंदर हुई है। इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, मतलब कि 4±2% पर कंट्रोल रहती है, यानी 2% से 6% के बीच में ये कंट्रोल रहती है। अच्छा, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं कुल। और कौन कौन जारी करता है? तो एक तो आरबीआई हो गया है, जो कि 3 मेंबर तो इसके होते हैं आरबीआई के, और 3 मेंबर होते हैं भारत सरकार के, जो मौद्रिक नीति जारी करती है। 3 मेंबर तो हो गए भारत सरकार के, और 3 मेंबर हो गए आरबीआई। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो होते हैं। अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है शक्तिकांत दास, अभी हाल ही में इसके गवर्नर है। अच्छा, इसका जो आरबीआई का जो लोगो है उसके अंदर क्या है? एक तो एक ताड़ का वृक्ष है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि इसके लोगो के अंदर है। अब हम देखते हैं तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। और आरबीआई के फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, भारत के फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। अच्छा, अब हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है जो कि पॉलिसी रेट, या फिर इसको बोलते हैं नीतिगत दर। रेपो रेट का मतलब है, हम साधारण भाषा में समझे तो जो अपने बैंक है उन बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला जो लोन है उसकी दर को हम रेपो दर बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट उसको बोलते हैं जो कि अपने ये बैंक है इनके पास ज़्यादा धन हो जाता है और रिजर्व बैंक में ये जमा कराते हैं, उस पर दिया जाने वाली दर को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो कि अभी हाल ही में 5वीं बार जारी हुई है। और 5वीं बार नो चेंज, यानी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। 5वीं बार 6.5% ही रही है। जबकि बैंक रिजर्व जो आरबीआई है अल्पकाल के लिए ऋण लेता है और उसके ऊपर जो ब्याज की दर लगती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। और ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर स्थापना की गई थी आरबीआई की? तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई है और 1935 में इसकी स्थापना हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ इसके अंदर ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि इसके लोगो के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? तो ये भी हाल ही में हुई है आर्मेनिया के अंदर, जो कि जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आर्मेनिया के अंदर अभी हाल ही में हुई है। अच्छा, इसका होस्ट कौन हो गया? तो इसका होस्ट हो गया आर्मेनिया। और भारत ने क्या इसके अंदर जीते? तो भारत ने इसके अंदर एक तो यानी कि गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते और ब्रॉन्ज कितने जीते, तो हम ये सब देखते हैं। तो इसके अंदर गोल्ड तो जीते भारत ने 3, और जो सिल्वर मेडल है वो जीते 9, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते 5। कुल टोटल भारत ने 17 मेडल इसके अंदर जीते हैं। जो कि सिल्वर गोल्ड जीतने वाले कौन कौन खिलाड़ी है? तो एक तो पायल हो गई, एक निशा हो गई, एक आकांक्षा, यानी तीनों गोल्ड जीते हैं वो महिलाओं ने ही जीते हैं। पायल, निशा, आकांक्षा, एक भी पुरुष है ऐसा नहीं है जिसने गोल्ड जीता है। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आर्मेनिया के अंदर एक हमने विवाद सुना था, वो उस विवाद का क्या नाम है? नारगोन
काराबाख क्षेत्र, नारगोन काराबाख क्षेत्र ये कहाँ पर है? इसके लिए अभी हाल ही में विवाद हुआ था। किस किस के बीच? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी विवाद हुआ था, जो कि नारगोन काराबाख क्षेत्र है। नारगोन काराबाख क्षेत्र उसका विवाद हुआ था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केस फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो यह अभी हाल ही में निष्कासित किया गया है महुआ मोइत्रा को। इनको अभी हाल ही में निष्कासित किया गया है। और ये जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से सांसद है, वहाँ से ये पीएम है। वहाँ के कृष्णनगर सीट से ये पीएम है, जो कि आपको ये दिख रही है महुआ मोइत्रा, जो कि वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर से ये पीएम है, वहाँ से सांसद है। और इनको हाल ही में निष्कासित कर दिया गया है। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ये। और वहाँ से इनको क्यों किया? इनकी सदस्यता खत्म क्यों की गई? जो कि इनकी सदस्यता है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनकी खत्म कर दी। और इनकी सदस्यता इसलिए खत्म की गई है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर आरोप लगाया इनके अंदर, जो कि अनैतिक आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उसके कारण किया है। और कौन सी कमेटी ने की? तो एथिक्स कमेटी है, यानी आचार कमेटी, उसने अनुशंसा की है। उसके आधार पर इनके ऊपर आरोप लगा है और इनको भी हाल ही में निष्कासित कर दिया है। इनके पास कोई पर्सनल आईडी होती है, जो कि जितने भी सांसद और एमपी होते हैं उनके पास एक पर्सनल लॉगिन आईडी होती है। उस आईडी से ये शिकायत करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी पूछते हैं, यानी कि ये जानकारी अपन बात करते हैं उसी प्रकार से ये उसके ऊपर बात करती है। और 2019 से 23 के बीच में इन्होंने 61 सवाल किए, उसके बारे में 61 बातें की है, 61 सवाल पूछे हैं और उनके जवाब भी इनको मिल गए। जबकि इनका मानना है, जो एथिक्स कमेटी है, आचार कमेटी है, उनका कहना है कि इन्होंने रिश्वत लेके ये सवाल पूछे हैं। और इनके ऊपर हाल ही में ये केस ऑन क्वेरी हुई है, जिन्होंने इनके ऊपर की है, पता नहीं किन्होंने की है। और एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी ने ये अनुशंसा जताई है कि इन्होंने रिश्वत लेकर ये सवाल पूछे हैं। और किन्होंने रिश्वत दी है इनको? जो हीरादानी जी है उन्होंने इनको रिश्वत दी है और 2 करोड़ की इनको रिश्वत दे के सवाल पूछे हैं। अडानी जी के सवाल इन्होंने खिलाफ इन्होंने सवाल पूछे, जो अडानी है उनके खिलाफ इन्होंने सवाल पूछे हैं। अब इनके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो एथिक्स कमेटी को ये बोल दे कि मेरी जो ये है, आप बता रहे हो मेरे ऊपर जो केस लगाया, आरोप लगाया है, उसके ऊपर आप वापस से पुनर्विचार करें, या इसके अलावा ये अपना पद छोड़ के दूसरी बार फिर से सांसद का चुनाव लड़े। तीसरा इनका ऑप्शन है, जो एथिक्स कमेटी है उनको ये बोल दे कि क्या ये उसके पास में अधिकार है जो हमारे को आप निष्कासित कर सकते हो। ये बोल सकते हैं ये कि क्या आपके पास में ये अधिकार है जो आप हमारे को निष्कासित कर सकते हो। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है, ये हाई कोर्ट में मानहानि का केस करे। तो इन्होंने ऑलरेडी मानहानि का केस कर रखा है और उसके ऊपर इन्होंने मानहानि का केस कर दिया है, परंतु इसे संभावना बहुत कम है कि इनको वापस सांसद वहाँ बनाया जाए। इन्होंने जो आरोप लगाया है तो इनको निष्कासित कर दिया। कुछ दिनों पहले जो ऑप्शन नंबर बी है, राहुल गांधी, इनकी भी सदस्यता खत्म कर दी थी, मेंबरशिप। वो कहाँ से की थी? तो वो वायनाटी जो सीट है, वायनाडी सीट है, वहाँ से इन्होंने कर दी थी। और अब इनको वापस इनकी मिल गई है, वो जो मेंबरशिप समाप्त की थी वो मेंबरशिप इनको वापस मिल गई है वायनाडी सीट से। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये शहर हो गया कोलकाता, जो कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे सुरक्षित शहर है वो कोलकाता हो चुका है। अच्छा, अब हम कोलकाता के बारे में, तो ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की फुल फॉर्म हो गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। और सबसे सुरक्षित शहरों के अंदर अभी हाल ही में कोलकाता का नाम आया, दूसरे नंबर पर चेन्नई का नाम आया, तीसरे नंबर पर कोयम्बटूर का नाम आया और चौथे नंबर पर सूरत का नाम आया। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। 2 नंबर पर आ गया, 1 नंबर पर कोलकाता, 2 नंबर पर ये रहा, 2 नंबर पर चेन्नई और 3 नंबर पर अब हम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर
अपना आ गया है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये आ गया 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर आ गया है सूरत। 4 नंबर पर कौन सा आ गया है, तो सूरत आ गया है। अच्छा, इसके अलावा एक रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी, जो कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो कहाँ पर ज़्यादा हुए, तो वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए वो हुए नई दिल्ली के अंदर, जिनकी क्या है कि 4.45 लाख है ना, 4.45 लाख अपराध नई दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हुए, और महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख अपराध हुए। और 2 नंबर पर आ गया यूपी। और बलात्कार के मामले में सबसे ज़्यादा मामले जो कि कहाँ पर दर्ज हुए, वो राजस्थान के अंदर दर्ज हुए, और 2 नंबर पर आ गया यूपी। बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि राजस्थान 1 नंबर पर आ रहा है बलात्कार के मामलों में, और कुल बलात्कार 31,500 हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कोलकाता में क्या फेमस पोर्ट कौन सा है, तो विलियम पोर्ट फेमस पोर्ट है, और इसकी स्थापना 1698 के अंदर विलियम पोर्ट की स्थापना हुई थी। भू राजस्व व्यवस्था बंगाल के अंदर ही हुई। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एआई मॉडल जिमिनी किसने लॉन्च किया, तो एआई मॉडल जिमिनी गूगल ने लॉन्च किया है। जो गूगल की माता है अल्फाबेट्स, उसने ये जारी कर दिया है जिमिनी एआई, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। एआई मॉडल मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, और गूगल ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया है, जो इसको लंबा मॉडल लॉन्च मेटा ने किया था। लंबा मॉडल किसने लॉन्च किया, मेटा ने किया था। और GPT-4 ओपन एआई ने लॉन्च कर दिया, तो उसकी तर्ज पर इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है, जो कि जेमिनी है। और इसमें क्या है, अधिकांश ऑडियो है, अधिकांश वीडियो है, C+ है, जावा है, ये सभी प्रकार आसानी से इनको समझ पाएगा और इनका उत्तर दे पाएगा। अच्छा, गूगल के जो CEO है वो कौन है, वो है सुंदर पिचई। तो गूगल के CEO कौन है, तो गूगल के CEO सुंदर पिचई। सुंदर पिचई गूगल के CEO है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की लोकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक मिला है, तो ये है मेघालय की लोकाडोंग हल्दी। इसको अभी हाल ही में GI टैग मिल चुका है लोकाडोंग हल्दी को। ये सबसे यानी कि बहुत ही हार्ड हल्दी, या फिर इसके अंदर जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये लोकाडोंग हल्दी को भी हाल में मिल चुका है। मेघालय के जो 4 उत्पाद है उनको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग कब का एक्ट है, 1999 का एक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और 10 साल के लिए ये दिया जाता है, जो कि GI टैग दिया जाता है। और फर्स्ट GI टैग 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिए, जो कि पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग की चाय। और जो लोकाडोंग हल्दी है इसको हाल ही में GI टैग मिला है। और लारनाइक काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी के बर्तन है, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। लोकाडोंग हल्दी को मिला है। लारनाइक काली मिट्टी के बर्तन है, इनको भी हाल ही में GI टैग मिला है। इसके अलावा मारो चुबीची है, जो मादक पदार्थ है मारो चुबीची, इसको भी GI टैग मिला है। और गारो डगमांडा, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है, जो कि गारो डगमाडा को मिला है। एक तो गारो डगमाडा और मारो चुबीची और लारनाइक काली मिट्टी के बर्तन है, इनको मिल चुका है। और लोकाडोंग हल्दी को अभी GI टैग मिल चुका है। तो ये मेघालय के 4 को अभी हाल ही में GI टैग मिल चुका है। इसके अलावा हम और देखते हैं यहाँ पर और क्या है, तो मेघालय की जो महिलाएं हैं उनकी पोशाक है ना, लोका, जो कि गारो डक्का मांडा ये क्या है, ये मेघालय की जो महिलाएं हैं वो एक पोशाक पहनती है जो कि घुटनों तक है, उसको ये मिला है। इसके अलावा मेघालय की राजधानी हो गई है शिलोंग, और मेघालय के CM कॉनरेड संगमा हो गए। नेशनल पीपुल पार्टी हो गई, इनकी जो CM है मेघालय के, उनकी पार्टी नेशनल पीपुल पार्टी हो गई है। और दक्कन का जो पठार है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर होता है, जो चेरी ब्लॉज
चेरी ब्लॉज फेस्टिवल है वो भी मेघालय के अंदर ही मनाया जाता है। मेघालय में और क्या है, गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी है और गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दोहुमा बने हैं, जो कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लाल दोहुमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली और शपथ दिलाने वाले कौन हो गए? यहाँ के गवर्नर हो गए मिजोरम के, जो कि हरि बाबू शपथ दिलाने वाले हो गए लाल दोहुमा को। तो सीएम को यानी मुख्यमंत्री को तो शपथ दिलाता है राज्यपाल, और पीएम मतलब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ये शपथ दिलाने वाले हो गए। तो इसके और भी हम बातें देख लेते हैं। तो इनकी पार्टी हो गई जोरम पीपुल पार्टी हो गई। और यहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, जो कि विधानसभा की कुल 40 सीट है, उनमें से 27 सीटें जोरम पीपुल पार्टी के पास आ गई। और यहाँ के नए सीएम है वो लाल दोहुमा बन चुके हैं, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे। और इनको पहले यानी जो अपनी पीएम इंदिरा गांधी थी उनकी सुरक्षा की कमान भी इन्होंने संभाली है। और इनके दल बदल जो विरोधी कानून है, अनुच्छेद 10 के अंदर आता है दल बदल विरोधी कानून, उनके तहत इनको एमपी पद से पहले हटाया गया था। जो कि दल बदल संबंधी विरोध कानून है, अनुच्छेद 10 में आता है, उसके तहत इनको एमपी पद से हटाया गया था। और अब ये वापस से बने हैं, जो कि 1988 में इनको हटाया गया था। और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बने हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बने हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो ये मिजोरम के कौन है? अभी हाल मिजोरम की स्थापना कभी 1987 में मिजोरम की स्थापना हुई। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो क्या है, राजधानी क्या है मिजोरम की? आइजोल मिजोरम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और तेलंगाना के सीएम जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और उनका क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये अभी हाल ही में गीतिका कौल बनी है, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। सियाचिन सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। और सियाचिन कहाँ पर है? लद्दाख में। नुब्रा नदी घाटी भी यहाँ पर है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो वो भी सियाचिन है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था और सियाचिन पर विजय हासिल की थी। कब? 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर हमने विजय प्राप्त की थी। 2 महिलाएं अभी हाल ही में तैनात हुई है सियाचिन पर। एक तो कैप्टन शिवा चौहान और दूसरी है जो महिला है आपको गीतिका कौल है। तो गीतिका कौल तो अभी हाल में पहली महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हुई है। और जो एक महिला है कैप्टन शिवा चौहान, ये कहाँ पर? ये पहली महिला अधिकारी के रूप में हुई है यहाँ पर शिवा, जो कि सियाचिन में तैनात हुई है। और ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति, ये 2-3 दिन पहले पढ़ाया था मैंने आपको। ये जो परसिवरेंस रोवर है जो कि मंगलयान पर भेजा गया यूएसए के द्वारा, उसकी कमान संभालने वाली महिला अधिकारी है, जो कि डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति है। और प्रेरणा देवस्थली, तो ये युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला होगी, जो इन्होंने INS त्रिकंद की कमान संभाली है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल।